नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लिखित कसौटी इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती हैं? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ सागर में मिलती हैं। दूसरा प्रश्न है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो वर्षा ऋतु में धरती पर हरी घास उगती है और इस हरी घास उगने की वजह से सारा मैदान हरा हरा हो जाता है। खेतों में भी हरी हरी फसलें लहलहाती हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हरियाली में झूम उठते हैं। बागों में, जंगलों में सब जगह हरियाली छाई हुई रहती है। सूखे पर्वत भी हरियाली से निखर उठते हैं। तो इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर से हरियाली ही हरियाली नजर आती है। प्रश्न 3 हमें कह रहा है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो जब सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था तो वे माल लेकर भागे, और जब माल लेकर भागे तो कुत्ते ने उन चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल छिपाकर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर उस जगह को बताने लगा जहाँ पर चोरों ने अपना माल छिपाया था। थोड़ा सा खोदने पर ही सारा माल बाहर मिल गया। तो सेठ जी की तो खुशी का पार ही न रहा। देखो, अगर हमारे घर पे भी अगर चोरी हो और हमें अपना खोया हुआ माल वापस मिल जाए तो स्वाभाविक है हमें भी बड़ी खुशी होगी। तो इसी प्रकार सेठ जी को भी बड़ी खुशी हुई। तो कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने कुत्ते को आज़ाद कर दिया। इसी प्रकार प्रश्न 4 पूछ रहा है कि माला में कौन कौन से फूल एक रूप हैं? तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सारे अलग अलग प्रकार के फूल माला में गुंथकर एक रूप हो गए हैं। प्रश्न 5 कह रहा है, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज के अच्छे दानों को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार साधु को भी अच्छी अच्छी बातें यानी सार युक्त बातें ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु यानी बुरी आदतें या बुरी गुण छोड़ देने चाहिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। पहला वाक्य है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो कब शब्द दिया गया है यानी यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है और प्रश्नवाचक चिन्ह जल ही जीवन है, यह साधारण वाक्य है, इसलिए जल ही जीवन है पूर्ण विराम। नर्मदा अल्प विराम, तापी अल्प विराम, साबरमती अल्प विराम, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियां हैं और पूर्ण विराम। वाह, आश्चर्यसूचक चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है। आश्चर्यसूचक चिन्ह। सेठ बोले अल्प विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह। कुत्ते भाई अल्प विराम, जाओ अल्प विराम, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास। आश्चर्यजनक चिन्ह, तुम मुक्त हो, पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह। इसी प्रकार प्रश्न 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए शब्द के आधार पर पहेलियाँ बनाइए। तो कागज के लिए पहेली हमने बनाई है, 3 अक्षर का मेरा नाम, कलम करती मेरा काम, आदि कटे तो गज बन जाऊं, अंत कटे तो काग कहलाऊं। तो मेरा नाम 3 अक्षर का है, मेरा काम कलम करती है, और अगर मेरा आदि यानी पहला अक्षर कट जाए तो मैं गज बन जाता हूँ, और आखिरी अक्षर अंत यानी आखिरी अक्षर कट जाए तो मैं काग कहलाता हूँ। तो इसका उत्तर है कागज। दूसरा है जीवन, 3 अक्षर का मेरा नाम, हर प्राणी में मेरा धाम, आदि कटे तो वन बन जाऊं, अंत कटे तो जीव कहलाऊं। तो मेरा नाम 3 अक्षर का है और सभी प्राणियों में मैं होता हूँ। अगर मेरा पहला अक्षर कट जाए तो मैं वन बन जाऊँगा, और आखिरी अक्षर कट जाए तो मैं जीव बन जाऊँगा। तो इस तरह हमने ये पहेलियाँ बनाई और इनका हल भी स्पष्ट किया है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, मोबाइल का दुरुपयोग। ये मोबाइल हमारे जीवन में लाभदायक है या हानिकारक है, इस पर हमें अपने विचार स्पष्ट करने हैं। तो देखिए, मोबाइल विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। मोबाइल से हम जब चाहें जहाँ चाहें किसी से भी बात कर सकते हैं, जिसे चाहो उसे फ़ौरन सूचना या समाचार या संदेश पहुँचा सकते हैं। अपने गांव, शहर, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को या अपने मित्र या स्वजन से हम बातचीत कर सकते हैं, और इसी वार्तालाप का आनंद हमें मोबाइल से ही मिल सकता है।
तो ये थी मोबाइल से हमें फ़ायदे, लेकिन मोबाइल से कुछ हानियाँ भी हैं कि मोबाइल पर देर तक बातें करने से कान और दिमाग की बीमारी हो जाती है। इससे हमारा कीमती समय भी बर्बाद होता है और मोबाइल के अधिक उपयोग से धन का व्यय भी होता है। तो इसलिए हमें मोबाइल का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। भारत, ईमानदारी, दूध, हिमालय, तेल, भीड़, नदी, पर्वत, नर्मदा, पेड़, बुराई, सेना और झुंड। तो यहाँ संज्ञा में इन्हें विभाजित करना है। संज्ञा मैंने आपको बताया था 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जातिवाचक यानी किसी जाति विशेष को समझाना, द्रव्यवाचक यानी किसी पदार्थ के बारे में, और भाववाचक यानी जिससे भाव स्पष्ट होते हैं, और समूहवाचक यानी किसी का समूह। तो यहाँ पर भारत शब्द व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक और नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में है नदी, पर्वत और पेड़। द्रव्यवाचक संज्ञा में है दूध और तेल। भाववाचक संज्ञा में है ईमानदारी और बुराई। समूहवाचक संज्ञा में है झुंड, सेना और भीड़। तो इस प्रकार हमने इसे हल किया है। अगला है मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनका यहाँ नाम दिया गया है और इन नामों से हमें 8 सार्थक शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें शब्द बनाए हुए दिए गए हैं, पर हमें उनको रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। कौन सा शब्द कहाँ लगेगा यह हमें वाक्य को पढ़कर लिखना है। तो शब्द कुछ इस प्रकार से हैं: कर, चंदा, नरम, समधी, करम, दास, नर और मोहन। अब यहाँ रिक्त स्थान का पहला रिक्त स्थान है सेवक का पर्यायवाची शब्द। तो सेवक का पर्यायवाची शब्द है दास। दूसरा है कृष्ण का एक नाम। तो कृष्ण का एक नाम मोहन भी है। वर वधू के पिता परस्पर समधी कहलाते हैं, यानी दुल्हन के पिता और दूल्हे के पिता दोनों एक दूसरे के समधी कहलाते हैं। इसे मुलायम भी कहते हैं। मुलायम का अर्थ है नरम। चंद्रमा का प्रचलित नाम है चंदा। भाग्य को इस नाम से भी पुकारते हैं तो करम। नारी का विलोम शब्द है नर और यह शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। तो यह है कर। कर कहते हैं हाथ को। तो यह हाथ का समानार्थी शब्द है। तो इसी प्रकार आज मित्रों हमने लिखित कसौटी के प्रश्नों को और कुछ विकल्पीय प्रश्नों को भी हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।